सतपुड़ा के घने जंगल, ऊँघते अनमने जंगल, सतपुड़ा के घने जंगल। सबसे बड़े पर्यटन स्थल मध्य प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी की, वो जो सामने सब कुछ दिखाई दे रहा है, ये सब अंग्रेज़ों ने बसाया है और यहाँ जो कुछ है वो सब अंग्रेज़ों का बसाया हुआ है। ये जो हरे टीन की छत दिखाई दे रही है, मेरी एक कहानी है हरे टीन की छत। यहाँ इस तरह की हरे टीन की छतें बहुत सारी हैं। ये लाल टीन की छत और वो हरे टीन की छत। जहाँ से खड़े होकर मैं लाइव कर रहा हूँ, यहाँ भी मेरे ऊपर हरे टीन की छत है और ये बरसात छेड़ रही है हम लोगों को आकर, हवा के साथ अंदर आ जाती है और भिगो जाती है। पचमढ़ी में आप बरसात में आएंगे तो आपको घूमने में थोड़ी परेशानी आएगी, आपको यहाँ के टूरिस्ट स्पॉट देखने में थोड़ी सी परेशानी आएगी, लेकिन यहाँ इस तरह से अकेले खड़े होकर, अकेले बैठकर इन बादलों को जाते हुए देखना, वो देखिए दूर तक बादल ऐसे जा रहे हैं। यहाँ ज़मीन पर बादल बैठे हुए हैं, जहाँ देखिए वहाँ बादल हैं। कल हम जहाँ धूपगढ़ गए थे, वहाँ एक समय तो ऐसा आया था कि हम ऊपर चले गए थे और बादल नीचे रह गए थे। फिर ऊपर जाकर हमने देखा कि चारों तरफ बादलों की परत बिछी हुई है और उन बादलों के बीच में से हम चीरते हुए धूपगढ़ की तरफ गए थे। एक अद्भुत नज़ारा है बरसात में। बरसात में भीगती हुई पचमढ़ी को देखना वैसा ही है जैसे चांदनी रात में ताजमहल को देखना। मत घूमिए, कहीं मत जाइए, बस कहीं बैठ जाइए और इस पचमढ़ी को देखते रहिए, दूर तक देखते रहिए कि ये पचमढ़ी कितनी खूबसूरत है। और ये जो बूंदें आसमान से गुनगुनाती हुई आ रही हैं, किसी शायर ने कहा है, गुनगुनाती हुई आती हैं फलक से बूंदें, कोई बदली तेरी पाजेब से टकराई है। और ये पचमढ़ी नाम की रानी की पाजेब से बदलियां टकराती हैं तो ये गुनगुनाती हुई बूंदें फलक से ज़मीन पर उतरती हैं। मध्य प्रदेश पर्यटन स्थलों से भरा हुआ प्रदेश है। यहाँ इतने पर्यटन स्थल हैं कि आप अगर घूमना चाहें तो 1 साल, 5 साल, 10 साल भी कम पड़ जाएंगे। थोड़ी मुश्किल ये है कि धरोहरों को संजोने का काम थोड़ा सा कम किया गया है। हालांकि काम चल रहा है और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ समय में थोड़े बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। वहाँ दूर देखिए पेड़ों के बीच से एक मीनार सी नज़र आ रही है, एक शिखर सा नज़र आ रहा है। वो चर्च का शिखर है, बहुत दूर कहीं, लेकिन यहाँ से शायद दिखाई भी नहीं देगा। वो ऐसे खड़ा है बादलों के बीच में, पेड़ों के बीच ऐसे खड़ा है जैसे दोनों हाथ उठाए जीसस प्रार्थना में खड़े हुए हों और ईश्वर से कह रहे हों, इलोई इलोई लामा सबख्तानी, हे ईश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यहाँ की वनस्पतियाँ भी बड़ी अजीब हैं। जब आप यहाँ के पहाड़ों पर जाएंगे तो यहाँ बहुत अपरिचित वनस्पतियाँ मिलती हैं आपको, बहुत अपरिचित झाड़ियाँ मिलेगी, बहुत अपरिचित पेड़ मिलेंगे। जैसे कहते हैं कि यहाँ नीम नहीं होता, यहाँ पर आप ढूंढेंगे तो भी आपको नीम का पेड़ नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ आम बहुत खड़े हैं और जंगलों के जंगल आम से भरे पड़े हैं। आम पकते हैं गर्मियों में, अपना रस देते हुए नीचे गिर जाते हैं और फिर फना हो जाते हैं। ज़िंदगी यही तो है कि आप अपना रस दुनिया को बांट दो और उसके बाद फना हो जाओ। ये बरसात जिसको हम अपने आसपास देखते रहे हैं, इसको हमें पचमढ़ी में ज़रूर देखना चाहिए। पचमढ़ी में ये रस की बरसात है, ये अमृत की बरसात है और इस बरसात को देखने शायद ईश्वर भी पचमढ़ी में उतरकर आ जाता होगा और देखता होगा इस सतपुड़ा की रानी को ऐसे भीगते हुए। फिल्मों में मनोज कुमार जी हों, उन्होंने अपनी नायिका को एक बार पानी में ज़रूर भिगाया है। याद करिए, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, फिल्म शोर में, या रोटी कपड़ा और मकान में, तेरी 2 टकियाँ दी नौकरी, मेरा लाखों का सावन जाए। हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ तो ईश्वर सतपुड़ा की रानी को वर्षा में भिगो रहा है और आनंद ले रहा है।
कि ये सतपुड़ा की रानी भीग कर कितनी सुंदर हो जाती है, कितनी आकर्षक हो जाती है। दूर दूर तक देखिएगा तो वहां तक बादलों और पेड़ों के बीच में प्रणय चल रहा है, प्रेम चल रहा है। जैसे बादल पेड़ों से आकर लिपट गए हैं। धड़कते हैं दिल कितनी आजादियों से, बहुत मिलते जुलते हैं इन वादियों से। ये गीत हम जब भी सुनते थे तो हमारी कल्पना में गूंजती थी किसी पहाड़, किसी ऐसी जगह की गूंज। ये दिल और उनकी निगाहों के साए मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए। पहाड़ों को चंचल किरण चूमती है, हवा हर नदी का बदन चूमती है। ऐसे ही वहां देखिए वो एक पेड़ से लिपटकर कोई बादल उससे प्यार कर रहा है। हालांकि बादल और पेड़ का प्यार थोड़ा अजीब है, लेकिन हम उसे बदली कह सकते हैं। किसी बदली और किसी पेड़ का प्यार है। जो मैंने कहा ना कि कोई बदली तेरी पाजेब से टकराई है, तो ये बदलियां हैं जो पेड़ों के प्रेम में पड़ गई हैं। और सतपुड़ा की रानी ने इन पेड़ों के रूप में अपनी बाहें उठाकर पुकारा और बदलियां उतर आई उन बाहों पर, प्रेम करने लगी। हम जहां हैं वहां पूरी रात से पानी गिर रहा है। आज पूरी रात बरसात की रात थी। और हम बाहर से उन आवाजों को सुनते रहे जो आवाजें बाहर से आ रही थी। हवाओं का ऐसा शोर मैंने कभी किसी बरसात में नहीं देखा। बादल नहीं गरज रहे थे, लेकिन वो हवाओं का शोर ऐसा था जैसे बादल गरज रहे हों। तो पचमढ़ी एक बहुत खूबसूरत जगह है, एक बहुत सुंदर जगह है। आपको जीवन में एक बार पचमढ़ी जरूर आना चाहिए। आप शिमला गए होंगे, आप मसूरी गए होंगे, आप ऊटी गए होंगे, आपने दुनिया के सारे हिल स्टेशन, आप में से बहुत सारे लोग स्विट्जरलैंड भी गए होंगे, सब जगह घूम आए होंगे। लेकिन आपको अगर प्रकृति से बात करना है, अगर आपको बरसात से बात करना है, अगर आपको बादलों से बात करना है, तो फिर आपको कहीं और नहीं मिलेगा वो ठिकाना, आपको पचमढ़ी में आना पड़ेगा। और पचमढ़ी मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल से 150 किलोमीटर से 200 किलोमीटर के बीच का एक ड्राइव है। बहुत सुंदर ड्राइव है। जब आप कार लेकर भोपाल से पचमढ़ी आते हैं तो पूरा रास्ता इतनी ही सुंदरता से भरा हुआ है। पूरे रास्ते में अगर आप बरसात में आ रहे हैं, पूरे रास्ते में आपको झरने चलते हुए मिलेंगे, पूरे रास्ते में पहाड़ों पर बैठे हुए बादल दिखाई देंगे और पूरे रास्ते में हरियाली दिखाई देगी। मातृभूमि सबसे अच्छी होती है। हम सबको अपनी मातृभूमि अच्छी लगती है, तो मैं भी कहता हूं कि हमारा मध्य प्रदेश सबसे सुंदर प्रदेश है। और मध्य प्रदेश में भी विशेषकर भोपाल और उसके आसपास का ये अंचल, ये अंग्रेज़ों के ज़माने का बनाया हुआ बंगला है जिसमें हम लोग ठहरे हैं। देखिए ये सब अंग्रेज़ों का स्थापत्य है। वो देखिए फायर प्लेस के निकलने के लिए चिमनियाँ लगी हुई हैं जो हमारे ही कमरे में नीचे उतर कर आई हैं। हम जिस कमरे में ठहरे हैं उसका नाम बहुत सुंदर है, त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। इस कमरे का नाम नर्मदा है। नर्मदा जो मध्य प्रदेश की प्राण वाहिनी है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। मध्य प्रदेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक बांधती हुई जाती है ये नदी। और इस नदी में सब कुछ है। और शंकराचार्य जब दक्षिण से उत्तर की तरफ बढ़े थे तो नर्मदा के तट पर आकर ठिठक गए थे। उन्हें नर्मदा से आगे जाने की इच्छा नहीं हो रही थी। तब उन्होंने नर्मदा के किनारे पर लिखा था, त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। तो हम माँ नर्मदा के नाम से बने हुए इस कमरे में ठहरे हुए हैं। ये बहुत सुंदर, आप देखिए, पूरा अंग्रेज़ों का स्थापत्य है जिसको थोड़ा सा नवीनीकरण किया गया है उसके बाद भी, लेकिन उसकी सुंदरता को किसी तरह से छेड़ा नहीं गया है। पचमढ़ी की जो कुछ अच्छी बातें हैं मुझे लगी, जो मुझे यहाँ आने के बाद पता चली, कि यहाँ कोई बाहर का व्यक्ति ज़मीन नहीं खरीद सकता, यहाँ पर किसी तरह का कंस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकता। अगर आपको कोई भी कंस्ट्रक्शन करना है तो आपको उसके लिए बाकायदा शासन से अनुमति लेनी होगी। जब आप अनुमति ले लेंगे उसके बाद नीचे से मतलब पहाड़ों के नीचे से
जो बिल्डिंग मटेरियल है वो ऊपर आ पाएगा, नहीं तो वो रास्ते में रोक दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ तो बिल्डिंग मटेरियल मिलता ही नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ पर आप छत नहीं डाल सकते, यहाँ पर पक्का निर्माण नहीं कर सकते आप, यहाँ पर आपको ढलवा छतें ही डालनी पड़ेंगी। तो शायद इसी कारण ये जगह इतनी खूबसूरत है, नहीं तो अभी तक तो इसका भी सब कुछ हो चुका होता। फिर भी अभी भी लोग ऐसा बताते हैं कि यहाँ भी थोड़ा थोड़ा वो सब शुरू हो गया है और थोड़ा थोड़ा वो निर्माण और वो सब काम चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी ये जगह बहुत खूबसूरत है। और पचमढ़ी में आने के बाद में हमें ऐसा लगता है कि हम जहाँ थे जीवन की आपाधापी में, कि हम रोज़ उठते थे, काम पर जाते थे, काम से लौटते थे, सो जाते थे, दूसरे दिन उठते थे, फिर काम पर जाते थे, फिर सो जाते थे, उन सब के बीच में हम भूल रहे थे कि इन सब के बीच में हमको जीवन को जीना भी है, हमारी ज़िंदगी भी है। हम इस सब के लिए तो पैदा नहीं हुए कि हम काम पर जाएंगे, फिर शाम को सो जाएंगे, फिर काम पर जाएंगे, फिर अगले दिन सो जाएंगे और फिर एक दिन ख़त्म हो जाएंगे, फिर एक दिन फना हो जाएंगे, फिर एक दिन चले जाएंगे, उसके बाद कुछ नहीं बचेगा। उन सब के बीच में ज़िंदगी चाहिए। तो ज़िंदगी जीना है तो पचमढ़ी में आना पड़ेगा। ये जो बाहें फैलाए आपका इंतज़ार कर रही है, इस पचमढ़ी में आना पड़ेगा। जब आप पचमढ़ी में आएंगे तब आपको पता चलेगा कि फना का खेल जीवन नहीं है, 2 पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, तेरी मेरी कहानी है। आइएगा पचमढ़ी में। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। अंग्रेज़ों ने जब इस भवन को यहाँ बनवाया होगा, बताते हैं कि 1825 में इस भवन को बनाया था और तब से लेकर अब तक जाने क्या क्या देखा होगा इस भवन ने। अब ये पुलिस विभाग के अंडर में है और यहाँ पुलिस विभाग का एक भवन बना हुआ है जहाँ हम बैठे हुए हैं। और इसका स्थापत्य देखने में ही समझ में आता है कि अंग्रेज़ों ने कितनी कौशल से और कितनी टेक्निक के साथ यहाँ के इन सारे भवनों को बनाया था कि आज हम 1825 से 2025 में आ गए हैं। 200 साल बीत जाने के बाद भी ये भवन वैसे के वैसे ही खड़े हैं। इनमें कहीं भी आपको ज़रा सा भी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि ये भवन अब आउटडेटेड हो गए हैं या इन्हें नष्ट कर देना चाहिए। स्थापत्य इसी को कहते हैं जो बरसों बरस, जैसे हम पुराने किलों को देखते हैं, जैसे हम पुराने खंडहरों को देखते हैं, तो वहाँ हमको एक बात समझ में आती है कि हज़ार साल बिताने के बाद भी वो वैसे के वैसे ही हैं। और निश्चित रूप से अभी जो इसका जो रखरखाव चल रहा है, इसका जो मेंटेनेंस चल रहा है, वो भी अच्छा ही है। इसी कारण ये ऐसे हैं। मैं आपको बता रहा था, ये फायर प्लेसेस हैं। एक फायर प्लेस यहाँ पर है, एक फायर प्लेस अंदर है। तो इन फायर प्लेसेस में आग जलाई जाती थी उस समय भवन को गर्म रखने के लिए। अब तो खैर हमारे पास सारे आधुनिक साधन हैं, लेकिन उस समय इन फायर प्लेसेस का बहुत महत्व होता था। और ये हमारे नॉस्टैल्जिया में आते हैं क्योंकि हमने फिल्मों में इन्हें देखा है। फिल्मों में अक्सर हीरो हीरोइन यहाँ, नायक और नायिका यहाँ बैठे होते थे, आग जल रही होती थी और कोई बहुत रोमांटिक सा गाना बज रहा होता था। पचमढ़ी से रोमानियत का बहुत रिश्ता है। अंग्रेज़ों ने कैसे ढूंढे होंगे इन हिल स्टेशंस को, शिमला, मसूरी, पचमढ़ी, और यहाँ पर अपने मुख्यालय बसाए थे। पचमढ़ी में तो सैन्य मुख्यालय था, ये तो कैंट था। सतपुड़ा के शिखर पर, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी पर कैंट बना देना, क्या अद्भुत उनकी टेक्नोलॉजी रही होगी। बाद में बरसों बरस तक पचमढ़ी मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी भी रही। यहाँ राजभवन है जहाँ राज्यपाल के रहने की जगह है, यहाँ मुख्यमंत्री निवास है, यहाँ विधानसभा है, यहाँ मंत्रियों के रहने की जगह है। अब तो खैर वातानुकूलित सारी चीज़ें आ गई हैं, तो अब गर्मियों में जो ग्रीष्मकालीन राजधानी थी वो बंद हो गई है, लेकिन एक समय में यहाँ ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी। तो इस खूबसूरत से अंग्रेज़ों के बनाए हुए बंगले में हम बैठे हैं। आइए हम थोड़ा सा अंदर चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर जिन चीज़ों को जस का तस रखा गया है। ये अलमारी
आपको इसको भी देखकर आपको नॉस्टैल्जिया होने लग जाएगा कि ऐसा ही तो हमने बचपन में देखा है, ऐसी ही अलमारियाँ। तो इसमें कुछ हस्तशिल्प की वस्तुएं यहाँ रखी गई हैं और ये प्रयोग बहुत अच्छा है। इसको थोड़ा सा पर्दे को खींचेंगे तो बाहर एक सुंदर सा टेरेस है और टेरेस के पास आप देखेंगे कि बरसात है, जंगल है, पहाड़ हैं और बादल हैं। वो जो ऐसे बहते हुए दिख रहे हैं बादल, कितने खूबसूरत दिख रहे हैं, पेड़ों को छूते हुए बह रहे हैं। ये बरसात, मेघालय को कहा जाता है कि मेघों का आलय, मेघ जहाँ से जन्म लेते हैं। लेकिन कल रात हमने यहाँ बादलों को जन्म लेते हुए देखा, पहाड़ों से टकरा टकरा कर बादलों को जन्म लेते हुए देखा। सारी रात यहाँ बरसात हुई है। हम ये अंदर के हिस्से में आते हैं। अगर हम इसको भी देखें तो ये भी अंग्रेज़ों के स्थापत्य का एक बहुत सुंदर नमूना। ये सब तो खैर बाद में किया गया होगा। यहाँ भी फायरप्लेस है, सुंदर सा फायरप्लेस है। तो ये बहुत खूबसूरत सा एक भवन है। अंग्रेज़ अपने पीछे कितनी सुनहरी यादें छोड़ कर गए हैं। ये किसी भी लेखक का ड्रीम होता है कि उसके पास ऐसी रीडिंग टेबल हो जहाँ बैठकर वो लिखे अपनी कविताएं, अपनी कहानियाँ, अपने उपन्यास। ये सपनों की रीडिंग टेबल है, ये सपनों की पढ़ने की जगह है। ये ऊंची ऊंची छतें, ये मोटी मोटी दीवारें और ये सब अंग्रेज़ों का स्थापत्य है। लोग चले जाते हैं और अपने पीछे यादें छोड़ जाते हैं। कुंवर नारायण सिंह की कविता है, घर रहेंगे हम ही उनमें रह न पाएंगे, समय होगा हम अचानक बीत जाएंगे, घर रहेंगे हम ही उनमें रह न पाएंगे, घर रहेंगे हम ही उनमें रह न पाएंगे। जो घर बनाता है वो रह नहीं पाता, वो चला जाता है छोड़कर सब कुछ पीछे। और उसके बाद जाने कौन कौन उस घर में रहता है, उसके सपनों को जीता है, उसकी यादों को जीता है। पता भी नहीं होगा किसी को कि इस भवन में कौन कौन रह चुका है। घर रहेंगे हम ही उनमें रह न पाएंगे, समय होगा हम अचानक बीत जाएंगे, घर रहेंगे हम ही उनमें रह न पाएंगे। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा।